एवरीवन, मैं हूं शालिनी एंड यू आर वाचिंग जस्ट बीइंग लीगल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 को। ये डिटेल्ड सेशन रहने वाला है। इट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर एवरीवन। इसमें चार्ट्स भी होंगे एंड माय मोटो इज टू मेक लाइफ इजी फॉर लॉ स्टूडेंट्स। सो काइंडली वॉच दिस वीडियो लास्ट तक, ओके? So without wasting any time further, let's start with the video. So guys, first let's talk about the motto of the act. Why did this act come into force? So basically हमें जो माइनर के राइट्स थे और बेसिकली जो गार्डियनशिप थी उसको हमें एक क्लैरिटी देनी थी। हिंदू लॉ तो वैसे भी कोडिफाइड हो रहा था, तो इसी चक्कर में हमने हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट लाया सो दैट कहाँ पर लेजिटिमेट चाइल्ड है, कहाँ पर इलेजिटिमेट चाइल्ड है, कहाँ पे अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, कहाँ पे नेचुरल पेरेंट्स हैं, सबको यहाँ पे कंसिडर किया गया और सबके अपने अपने रोल्स बताए गए, सबकी अपनी पावर्स बताई गई एंड वही आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। सो जो हमारी एक्ट की डिटेल्स हैं वो है, दिस एक्ट इज एक्ट नंबर 32 ऑफ 1956। इनैक्टमेंट डेट इसकी है 25 अगस्त 1956। शॉर्ट टाइटल इसका है द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। लॉन्ग टाइटल है an act to amend and codify certain parts of the law relating to minority and guardianship among Hindus. Okay. इसमें टोटल सेक्शंस जो हैं वो 13 हैं एंड इसको किसी भी पार्ट में एज सच डिवाइड नहीं किया गया है बिकॉज इट इज अ वेरी शॉर्ट एक्ट। ओके, मूविंग ऑन फर्दर। सो हमारा फर्स्ट सेक्शन इज शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड। शॉर्ट टाइटल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्सटेंड जो है इसकी होल ऑफ इंडिया है। ये 2019 के बाद से जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी अप्लाई होता है। हिंदूज डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स, ठीक है, हु आर आउटसाइड द सेड टेरिटरीज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, मान लीजिए कि ए एक जगह है जहां पर हिंदूज डोमिसाइल्ड है। अब वो हिंदू अगर उठकर बी, जहां पर हमारा ये एक्ट अप्लाई नहीं होता, अगर वहां पर भी चले जाते हैं तो भी उन पर ये एक्ट अप्लाई होगा। व्हाई? बिकॉज दे आर बेसिकली डोमिसाइल्ड इन ए। ओके, तो अगर कोई एक बंदा उस टेरिटरी से बाहर भी चले जाता है लेकिन वो डोमिसाइल्ड है एक ऐसी टेरिटरी के अंदर जहां पर ये एक्ट अप्लाई होता है, तो उन पर ये एक्ट अप्लाई होगा जब वो बाहर भी चले जाएंगे। ओके, नाउ सेक्शन 2 टॉक्स अबाउट एक्ट टू बी सप्लीमेंटल टू एक्ट 8 ऑफ 1890। इसका मतलब क्या है कि हमारा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट को हम गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट के साथ पढ़ेंगे। हमेशा इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाएगा एंड नॉट टू बी इन डेरोगेशन until and unless it is expressly provided। इसका क्या मतलब है? अगर एक्ट में एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है कहीं पर कि गार्डियन एंड वार्डशिप्स एक्ट में जो चीजें लिखी हैं वो नहीं अप्लाई होंगी, तब सिर्फ तभी वो चीजें अप्लाई नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन दोनों के दोनों एक्ट्स को साथ में पढ़ा जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई एक एक्ट किसी दूसरे एक्ट को ओवरराइड कर रहा है यहाँ पर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन विच टॉक्स अबाउट एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। ओके, तो ये एक्ट किन लोगों पे अप्लाई होता है? नंबर 1, अ हिंदू। हिंदू में कौन कौन आते हैं आप अपने चार्ट्स में देखिए। इट्स फॉर्म्स, कौन से फॉर्म्स? एक तो वीराशाव्या और एक लिंगायत, इन दोनों पर भी ये एक्ट अप्लाई होगा। नेक्स्ट इज फॉलोअर ऑफ, नंबर 1 ब्रह्मो, नंबर 2 प्रार्थना, नंबर 3 आर्य समाज। इन सभी लोगों पे, यानी कि जो कैटेगरीज है हिंदूज की, उन पर भी ये एक्ट अप्लाई होगा। ओके, सेकंड है हमारा पर्सन। कौन से पर्सन? जो बुद्धिस्ट, जैन और सिख हैं। ये जो सेक्शन है इट इज सेम ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, क्योंकि वहां पर भी ये बताया गया था कि हिंदू कौन है और किस पर वो एक्ट अप्लाई होगा। ओके, सी हमें बता रहा है एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ हिंदू। कौन कौन लोग? मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जू। इन चारों पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है? अब हमें एक्सप्लेनेशन यहाँ पर क्या बताती है? एक्सप्लेनेशन बताती है कि कौन से बच्चे हैं जिन पर ये एक्ट अप्लाई होगा और कौन कौन बच्चे किस किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? तो चाइल्ड लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट कोई भी हो,
उनके मदर या फादर दोनों अगर हिंदू हैं तो उन पर यह एक्ट अप्लाई होगा। नंबर 2, चाइल्ड अगर लेजिटिमेट हो या फिर इलेजिटिमेट हो और उनके मदर फादर में से कोई भी एक जो है वो हिंदू है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो जो बच्चा है उसको एज अ हिंदू बड़ा करा गया है। ठीक है। थर्ड हमें बात कर रहा है कि कोई एक पर्सन जो या तो कन्वर्ट कर चुका है या तो रिकन्वर्ट कर चुका है। रिकन्वर्ट का क्या मतलब हुआ? कोई हिंदू से पहले ज्यू बना, उसके बाद वापस वो हिंदू बना, तो इस केस में भी उस पर ये एक्ट अप्लाई होगा। ठीक है। नाउ सेकंड हमें क्या कह रहा है? नो एप्लीकेशन टू द मेंबर्स ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब of clause 25 of article 366 of the constitution unless the central government directs। ये हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में भी था और इसका मेन पर्पस ये है टू सेव द सैंक्टिटी ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है। हम उन पर अपने एक्ट्स जबरदस्ती नहीं लागू करते until and unless सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन हो। थर्ड हमें बोल रहा है इंक्लूड अ पर्सन though not a Hindu by religion, a person to whom this act applies। यानी कि हो सकता है कि कोई पर्सन जिसके बारे में हम नहीं जानते कि वो कौन से रिलीजन का है, ठीक है, तो उन पर भी ये एक्ट हम अप्लाई करते हैं, बिकॉज हम ये ट्रीट करते हैं कि कोई भी पर्सन जो हमारे इंडिया में बॉर्न हो रहा है वो हिंदू ही होगा अगर उसको अपने रिलीजन का नहीं पता है पैदा होते। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू अ डेफिनेशन क्लॉज। अब हमारे इस एक्ट में सिर्फ 3 डेफिनेशंस हैं, माइनर, गार्डियन और नेचुरल गार्डियन। ठीक है। माइनर कौन है? जिसकी एज 18 ईयर्स से कम है। ठीक है। गार्डियन कौन है? कोई भी पर्सन जिसको केयर दी गई है किस किस चीजों की, एक माइनर की प्रॉपर्टी की या दोनों चीजों की। ठीक है। जरूरी नहीं है कि इन फिजिकल सेंस माइनर की ही केयर दी गई हो सकता है माइनर की प्रॉपर्टी की भी केयर दी गई हो, तो वो भी गार्डियन होगा। ठीक है। एंड इंक्लूड्स, किन किन लोगों को इंक्लूड करता है? अ नेचुरल गार्डियन। ठीक है। सेकेंड, गार्डियन अपॉइंटेड बाय विल ऑफ द माइनर्स फादर और मदर। लेकिन एक सेकेंड, ऊपर हमने नेचुरल गार्डियन पढ़ा। ठीक है। तो हम पहले नेचुरल गार्डियन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। हमारे सी क्लॉज में दे रहा है कि नेचुरल गार्डियन जो है, गार्डियंस मेंशन्ड इन सेक्शन 6। अरे यहाँ पर तो कुछ ठीक से एक्सप्लेन ही नहीं किया। सो लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन 6 फर्स्ट। ओके, तो अब हमारा सेक्शन 6 हमें बताता है हमारा सेक्शन 6 हमें बताता है नेचुरल गार्डियंस ऑफ हिंदू माइनर कौन कौन लोग हैं। ठीक है। एक्सक्लूडिंग हिज और हर अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। अब सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात ये है, इस चीज को तो गांठ बांध लो कि कोई भी जहां भी पूरे इस एक्ट में जहां पर भी प्रॉपर्टी की बात हो रही है वहां पर हम हिंदू अनडिवाइडेड जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं बिल्कुल भी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बॉय या फिर अनमैरिड गर्ल, यूजी का मतलब है अनमैरिड गर्ल। ओके, बॉय या फिर अनमैरिड गर्ल की जो नेचुरल गार्डियन है वो कौन है? फादर। फादर के बाद कौन है? मदर। प्रोवाइडेड custody of a minor less than 5 years shall ordinarily be with the mother। यानी कि अगर 5 साल से छोटा बच्चा है तो उसकी हमेशा कस्टडी जो है वो माँ के साथ ही रहेगी। एक्सेप्शनल केसेस में ही फादर को दी जाएगी। ठीक है। बिकॉज जो एक इन्फेंट होता है उसको बहुत केयर चाहिए होती है मदर की, वो तो फीड भी मदर पे करता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इनिशियल स्टेजेस में बच्चे को माँ मिले। ठीक है। नेक्स्ट इज, अब ऊपर जो था हमारा लेजिटिमेट चाइल्ड की बात हो रही थी, हमारा जो सेकंड क्लॉज है इट इज टॉकिंग अबाउट एन इललेजिटिमेट चाइल्ड। इललेजिटिमेट चाइल्ड में कोई भी बॉय या फिर अनमैरिड गर्ल कौन होगा नेचुरल गार्डियन? पहले मदर और मदर के बाद फादर। अब आप यहाँ देखिए, एक तरह से तो डिस्क्रिमिनेशन ही है, बट चलिए जो है वो है। हमारे नेचुरल गार्डियन जो लेजिटिमेट होंगे उसमें फादर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है, और जो इललेजिटिमेट चाइल्ड है उसमें मदर को पहले रखा गया है। ठीक है। सेकंड है अ मैरिड गर्ल का कौन है? हस्बैंड। ठीक है।
प्रोवाइडेड इफ सीज टू बी हिंदू, यानी कि अगर वो जो हस्बैंड है उसका वो हिंदू नहीं है तो फिर वहां पर जो मैरिड गर्ल है उसका गार्डियन, उसका नेचुरल गार्डियन उसका हस्बैंड नहीं होगा। बी इज रिनाउंस्ड बाय बिकमिंग अ हर्मिट, यानी कि वनाप्रस्था, और एन एस्थेटिक सन्यासी, यानी कि उन्होंने अपना जो वर्ल्ड है उसको रिनाउंस कर दिया, वो सन्यासी बन गए। तो उस केस में भी जो गर्ल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो गर्ल की नेचुरल गार्डियन है, वो उसका हस्बैंड नहीं होगा। हमें दो केसेस याद रखने हैं। नंबर 1, इफ ही सीजेस टू बी हिंदू, यानी कि उसने कोई और रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है, या फिर उसने वर्ल्ड रिनाउंस कर दिया, तो इन दो केसेस में हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी और वो उसका नेचुरल गार्डियन नहीं रहेगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हमें क्या बता रहा है? एक्सप्लेनेशन कह रहा है द एक्सप्रेशन फादर एंड मदर डू नॉट इंक्लूड स्टेप फादर एंड स्टेप मदर, ठीक है, कोई भी सौतेला माँ बाप नहीं है इंक्लूडेड। तो इस पूरे सेक्शन के मोटे मोटे तौर पर दो एक्सेप्शन है। नंबर 1 इज एक्सक्लूडिंग हिज और हर अनडिवाइडेड जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, ओके, उनको नहीं इंक्लूड किया जाएगा। नंबर 2 इज द एक्सप्रेशन फादर एंड मदर डू नॉट इंक्लूड स्टेप फादर एंड मदर, ठीक है। तो ये पूरे सेक्शन का अब हमें पता चल गया नेचुरल गार्डियन कौन कौन है, ठीक है। लेजिटिमेट चाइल्ड के उसमें फादर पहले मदर बाद में, इलेजिटिमेट चाइल्ड के उसमें मदर पहले फादर बाद में, ठीक है, और मैरिड वुमेन के केस में हस्बैंड, ठीक है, अनटिल दो एक्सेप्शंस है, रिनाउंस द वर्ल्ड ना कर जाए या फिर रिलीजन ना चेंज करे, ठीक है। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर डेफिनेशन क्लॉज। सो हमारा डेफिनेशन क्लॉज कह रहा है, फर्स्ट पे उसने बताया था नेचुरल गार्डियन, जो कि अब हम समझ चुके हैं। सेकंड पे वो कह रहा है गार्डियन अपॉइंटेड बाय विल ऑफ द माइनर्स फादर और मदर, ये एक नए कैटेगरी की गार्डियन है। यानी कि अगर मान लीजिए फादर या मदर में से किसी की डेथ हो गई है और उन्होंने विल में लिखा गया था कि ये पर्सन को, मेरे बच्चे का, माइनर का आप गार्डियन बनाइए, तो वहां पर उसे गार्डियन बना दिया जाएगा। नंबर 2 इज गार्डियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट। अब मान लीजिए किसी को भी कोई भी गार्डियन नहीं है, सॉरी, और जो हमारे फादर मदर हैं उनकी भी डेथ हो गई है और अब कोर्ट को ही डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको गार्डियन बनाया जाए, ठीक है, तो वहां पर भी वो पर्सन को गार्डियन की कैटेगरी में रखा जाएगा। नंबर 4 इज अ पर्सन एम्पावर्ड बाय और अंडर एनी एनैक्टमेंट रिलेटिंग टू द कोर्ट ऑफ वार्ड्स, ठीक है। कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट जो है, अगर वहां पर किसी को एम्पावर किया गया है कि आप जो है गार्डियन होंगे माइनर चाइल्ड के, तो फिर वो भी गार्डियन होगा, ठीक है। नेचुरल गार्डियन हम समझ चुके हैं, सेक्शन 6 भी हम पढ़ चुके हैं। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन 5, overriding effect of the act. Okay, any text or rule or interpretation of Hindu law or any custom usage before the commencement of this act shall cease to have effect. Now there is a reason कि हमने पूरे हिंदू लॉ को कोडिफाई किया है, ठीक है। तो जो पहले पुराने जमाने से चले आए यूसेजेस, कस्टम्स या जो भी कुछ था, वो सब अब इस दिन के बाद से खत्म होता है और हमारा हिंदू लॉ जो है वो लागू होता है, ठीक है। Any other law in force shall cease if it is inconsistent with any of the provisions contained in this act. अब अगर इस एक्ट से कोई भी चीज जो है वो इनकंसिस्टेंट होगी तो उस एक्ट को भी हम नहीं मानेंगे, वो भी यहाँ पर लागू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप याद रखें, गार्डियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट को हम हार्मोनियस रूल के हिसाब से पढ़ते हैं, दोनों को साथ साथ पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर सेक्शन 6 तो हम पढ़ चुके हैं, 7 सेक्शन पर हम आ जाते हैं। नेचुरल गार्डियनशिप ऑफ अडॉप्टेड सन, ओके, टू द अडॉप्टेड फादर एंड आफ्टर हिम द अडॉप्टिव मदर, ठीक है। अगर मान लीजिए एक कपल ने एक बच्चे को यानी कि लड़के को अगर अडॉप्ट किया है तो उसके बेसिस पे उनके नेचुरल गार्डियन कौन होंगे? उसके फादर या मदर जिन्होंने उन्हें अडॉप्ट किया है, ओके। सो गाइज नाउ मूविंग ऑन टू section 8 which is powers of natural guardian. Okay, now this is the most lengthiest section of this act, okay, and the most important one also, okay. So natural guardian क्या क्या कर सकता है?
नेचुरल गार्डियन वो सारे एक्ट्स कर सकता है जो कि नेसेसरी है, रीजनेबल है और प्रॉपर है फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, ओके, एंड रियलाइजेशन और प्रोटेक्शन ऑफ द बेनिफिट्स स्टेट। जो नेचुरल गार्डियन है वो हमेशा माइनर के बेनिफिट के लिए ही काम करेगा या फिर माइनर की प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए, ठीक है। सेकेंड इज बट द गार्डियन कैन नॉट बाइंड द माइनर बाय अ पर्सनल कोवेनेंट। इसका क्या मतलब है, यानी कि गार्डियन का अगर खुद का कोई एग्रीमेंट है जिसमें हो सकता है उसको बाइंडिंग नेचर में है बेसिकली, या उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है या कोई एग्रीमेंट ऐसा किया है जिसकी लाइबिलिटी हो सकता है माइनर को भरनी पड़े, तो वो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं करेगा जिसकी वजह से माइनर जो है वो फंस जाए, ठीक है। सेकेंड इज द नेचुरल गार्डियन शैल नॉट, ए क्या बोल रहा है इसमें, मॉर्टगेज, चार्ज या ट्रांसफर बाय विच वे, सेल, गिफ्ट और एक्सचेंज के बेसिस पे एनी पार्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। यानी कि अगर गार्डियन को पता है कि एक प्रॉपर्टी जो है वो माइनर की है तो वो उस पे मॉर्टगेज नहीं कर सकता, चार्ज नहीं लगा सकता, ट्रांसफर भी नहीं कर सकता बाय द वे ऑफ सेल, गिफ्ट या फिर एक्सचेंज। वाई, बिकॉज हम ऊपर वाले चैप्टर में पढ़ के आए, सॉरी ऊपर वाला जो हमारा सब क्लॉज था, क्लॉज 1, उसमें हम ये पढ़ के आए हैं कि नेचुरल गार्डियन जो है वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिसकी वजह से माइनर जो है वो बाइंड हो जाए, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, लीज, लीज भी नहीं कर सकता फॉर द टर्म एक्सीडिंग 5 years, 5 साल से ज्यादा लीज नहीं कर सकता, ठीक है। या फिर टर्म मोर देन 1 year बियॉन्ड द डेट ऑन विच द माइनर अटेन्स मेजॉरिटी। माइनर किनको माना था हमने, जो 18 साल से की उम्र से कम है, ठीक है। तो उसके 1 साल बाद, यानी कि जिस दिन वो 18 साल का हो जाएगा उसके 1 साल बाद तक वो लीज रख सकता है, लेकिन उसके बाद की कोई लीज वो नहीं कर सकता। कौन, नेचुरल गार्डियन, ठीक है। यानी कि 5 साल तक या फिर जब तक माइनर 18 साल का नहीं हो जाता, उसके बेसिकली 19 साल का नहीं हो जाता, एक ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट इज clause 3 which talks about disposable of immovable property by a natural guardian is voidable at the instance of minor or any person claiming under him, okay। यानी कि कोई भी पर्सन जो है वो माइनर की प्रॉपर्टी को डिस्पोज, जो हमारा नेचुरल गार्डियन है वो माइनर की इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं कर सकता एंड इट इज वॉइडेबल। यहाँ पर वॉइडेबल क्यों कहा गया है, क्योंकि मान लीजिए अगर बाद में जाकर हमारा जो माइनर है वो मान जाता है कि जो मेरे नेचुरल गार्डियन ने किया है दैट इज ओके, तो उस केस में वो वैलिड भी हो सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पर वॉइडेबल वर्ड का यूज किया है, एट द इंस्टेंस ऑफ माइनर और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम, ठीक है। नाउ फोर्थ इज no court grant permission to do any act mentioned in 8 clause 2 except in the case of necessity or for an evident advantage of the minor। कोई भी पर्सन जो है वो 8 क्लॉज 2 क्या बोल रहा था हमारा, मॉर्गेज, चार्ज या ट्रांसफर नहीं करेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी को, ठीक है, जब तक वहां पर हमें क्लियरली नहीं दिख रहा है कि कोई ऐसी नेसेसिटी है या फिर माइनर का बहुत बड़ा एडवांटेज हो रहा है, तब तक कोर्ट जो है वो परमिशन नहीं देगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सबसेक्शन विच इज 5। अब ये जो सबसेक्शन है इसको आपको गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट के साथ पढ़ना है, ठीक है, अदरवाइज आपको ये क्लॉज समझ नहीं आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट क्या कह रहा है हमारा, शैल अप्लाई टू एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द परमिशन ऑफ द कोर्ट। यानी कि जो हमारा सबसेक्शन 2 जहां पर हम बात कर रहे थे ट्रांसफर या फिर मॉर्टगेज या फिर लीज की, जहां पर हम बात कर रहे थे, वहां पर जो एप्लीकेशन हमें कोर्ट से लेनी पड़ेगी फॉर दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो हम कैसे लेंगे, जैसे हम सेक्शन 29 में लेंगे द गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट के, सेम प्रोसीजर, ओके। एंड इन पर्टिकुलर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोसीडिंग्स ऑफ द एप्लीकेशन शैल बी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 4A। यानी कि जो प्रोसीडिंग्स होंगी फॉर दैट एप्लीकेशन वो
कैसे गवर्न करी जाएंगी, जो कि सेक्शन 4A में गिवन है गार्डियंस एंड वॉर्ड्स एक्ट के, ठीक है। बी बात कर रहा है कोर्ट टू ऑब्जर्व द प्रोसीजर एंड हैव पावर्स स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2, 3 एंड 4 ऑफ सेक्शन 31। यानी कि कोर्ट जब अपना प्रोसीजर या फिर पावर्स जो है वो कोर्ट में इस एप्लीकेशन के दौरान यूज करेगा, वो किस तरह के होने चाहिए, जो कि हमारे सेक्शन 31 में गिवन है, किसके, गार्डियंस एंड वॉर्ड्स एक्ट के, ठीक है। और सी में बता रहा है जो अपील है फॉर रिफ्यूजिंग द परमिशन टू डू सो एनी ऑफ द एक्ट्स मेंशन्ड इन सबसेक्शन 2 लाइज टू द कोर्ट टू विच अपील ऑर्डिनरीली लाइज। यानी कि अपील किसके पास जाएगी, जहां पर जानी चाहिए थी उसी कोर्ट के पास जाएगी, जिसमें ऑर्डिनरीली प्रोसेस ऑफ लॉ में जहां जाती है अपील उसी कोर्ट में जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा कोर्ट। अब यहाँ पर कोर्ट मीन्स कौन, कोर्ट का मतलब क्या क्या होता है, सिविल, सिटी सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर कोर्ट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 4A ऑफ गार्डियंस एंड वॉर्ड्स एक्ट, ठीक है। तो कोर्ट के ये 3 मतलब हो सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन जो हमने लगानी थी सबसेक्शन 2 की, वो कौन से कोर्ट में जाएगी, ये भी तो पता होना चाहिए ना। हमें तो पता चल गया कि कोर्ट कौन से प्रोसीजर अपनाएगा जो गार्डियंस एंड वॉर्ड्स एक्ट में गिवन है। कोर्ट में जो जब हम एप्लीकेशन डालेंगे वो किस तरह की एप्लीकेशन कैसे जाएगी, सेक्शन 29 में जाएगी, ठीक है। ये सब तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब समझ रहे हैं हम कि कौन से कोर्ट में डालनी चाहिए। तो जो कोर्ट है वो है सिटी सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर कोर्ट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 4A ऑफ गार्डियंस एंड वॉर्ड्स एक्ट। लेकिन इन तीनों में से भी किसके पास जाएगी, आगे जो हम देख रहे हैं लोकल लिमिट्स जहां पर हमारी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, ठीक है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां पर। सेकंड क्या बता रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ वन और मोर कोर्ट। अब यहाँ पर एक से ज्यादा कोर्ट्स की भी ज्यूरिसडिक्शन हो सकती है। मान लीजिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक कोई जगह है, मान लीजिए चंडीगढ़, ठीक है। अब चंडीगढ़ है, उसके साइड में मोहाली भी है, ठीक है, पंचकुला भी है। तो आप मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी है जो 2 हमारी लोकेशंस है जिनकी अलग अलग ज्यूरिसडिक्शंस बनती हैं, उसके बीच में आ रही है। तो अब वहां पर पंचकुला की भी ज्यूरिसडिक्शन बन सकती है, वहां पर चंडीगढ़ की भी ज्यूरिसडिक्शन बन सकती है, ठीक है। लेकिन हम किसके पास ये एप्लीकेशन डालेंगे, उन दोनों में से किसी के पास भी डाल सकते हैं, ठीक है। नाउ हमारा सेक्शन 9 इज टॉकिंग अबाउट टेस्टामेंट्री गार्डियंस एंड देयर पावर्स। नाउ व्हाट इज टेस्टामेंट्री गार्डियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल दोज गार्डियंस विच आर अपॉइंटेड बाय विल, ठीक है। कोई विल है, उसके बेसिस पे किसी भी गार्डियन को अपॉइंट किया गया है तो उसे हम टेस्टामेंट्री गार्डियन बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्लॉज हमारा बोल रहा है कि कोई भी नेचुरल गार्डियन, यूजुअली द हिंदू फादर, जो एक बच्चे को एक पर्सन को अपॉइंट करता है एज अ गार्डियन बाय विल फॉर हिज माइनर चाइल्ड, तो उसको हम टेस्टामेंट्री गार्डियन बोलते हैं। लेकिन क्यों अपॉइंट करता है, फॉर माइनर पर्सन, माइनर्स प्रॉपर्टी या फिर दोनों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम क्या चीज नहीं इंक्लूड करेंगे, जो जॉइंट फैमिली का अनडिवाइडेड इंटरेस्ट होता है, हम यहाँ पर उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 2, एन अपॉइंटमेंट अंडर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में कौन सी अपॉइंटमेंट हुई थी, हमने बाय विल एक गार्डियन अपॉइंट किया था, यानी कि फादर ने किया था, ठीक है। नो इफेक्ट इफ द फादर डाइज बिफोर मदर। मान लीजिए जो मदर है उसकी डेथ नहीं हुई है, लेकिन फादर की डेथ हो गई है और फादर ने अपनी विल में लिखा था कि मैं किसी पर्सन को अपने माइनर चाइल्ड का गार्डियन बनाना चाहता हूं, तो वहां पर कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगी। व्हाई, बिकॉज द मदर इज अलाइव, द चाइल्ड्स care will be taken by the mother, okay, but shall revive if the mother dies without appointing by will। अगर माँ जो है उसकी भी डेथ हो जाती है और वो विल में किसी भी पर्सन को अपने बच्चे का गार्डियन नहीं अपॉइंट करती, तो उस केस में जो फादर ने
अपनी विल में लिखा था कि उसको गार्डियन अपॉइंट करना चाहिए, तो उस केस में जो फादर का जो विल में लिखा गया गार्डियन था उसको हम अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा सबसेक्शन 3 क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है कि कोई भी हिंदू विडो जो है वो जो कि एक नेचुरल गार्डियन है अपने माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन की, वो भी एक गार्डियन अपॉइंट कर सकती है। सेकंड क्या बोल रहा है कि हिंदू मदर जो है जो कि एक नेचुरल गार्डियन है ऑफ माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन जिनके फादर जो हैं वो डिसएंटाइटल्ड हो चुके हैं, यानी कि जो फादर है अब उसके पास राइट नहीं है किस चीज का, कि वो उन माइनर बच्चों का गार्डियन अपॉइंट कर सके, तो उस केस में हिंदू मदर जो है वो भी एक गार्डियन को अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, अब हमारा फोर्थ क्या बात कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट अ हिंदू मदर entitled to act as natural guardian for her minor illegitimate children may by will appoint a guardian for minor's property, minor's person and both। यानी कि जो हमारे इलेजिटिमेट चिल्ड्रन हैं उनकी मदर जो कि एक नेचुरल गार्डियन है वो भी बाय विल अपने बच्चों के लिए गार्डियन अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, फिफ्थ में बात कर रहा है गार्डियन टू एक्सरसाइज राइट्स ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ माइनर्स फादर और मदर सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस इफ एनी आर स्पेसिफाइड अंडर दिस एक्ट एंड बाय विल। यानी कि अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस गिवन है इन द विल और इन द एक्ट तो उनको छोड़ के बाकी सब वो जो गार्डियन है वो करना शुरू कर देगा अपने जो माइनर चाइल्ड है उसकी केयर के लिए, उसकी प्रॉपर्टी के लिए केयर के लिए सब कुछ करना शुरू कर देगा आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर और द मदर। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ इज टॉकिंग अबाउट द राइट ऑफ द गार्डियन सो अपॉइंटेड बाय विल शैल सीज ऑन हर मैरिज। ओके, अगर माइनर गर्ल का केस है और अगर उसकी शादी हो जाती है तो उस केस में जो गार्डियनशिप उसको मिली गई थी वो वहां पर सीज हो जाएगी। ठीक है, तो गाइज अगर हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करें वापस से, क्योंकि आई थिंक काफी कंफ्यूजिंग हो गया होगा इतना सारा एकदम से, तो इसको इजी लैंग्वेज में हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। नंबर 1 बोल रहा है कि कोई भी हिंदू फादर जो है जो कि एक नेचुरल गार्डियन भी है वो अपने बच्चों के लिए एक गार्डियन अपॉइंट कर सकता है विल में। ठीक है, सेकेंड इज टॉकिंग अबाउट मान लीजिए फादर की डेथ मदर से पहले हो जाती है और वो विल में लिख कर गए थे कि किसी एक पर्सन को गार्डियन अपॉइंट करना है, तो उस केस में हम उस पर्सन को गार्डियन नहीं अपॉइंट करेंगे। व्हाई? बिकॉज द मदर इज अलाइव। एंड अगर मदर की भी डेथ हो जाती है और वो अपनी विल में कुछ भी नहीं लिख के जाती, किसी का नाम नहीं लिख के जाती, तो उस केस में भी जो माइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसी पर्सन के पास चली जाती है जिसका नाम फादर की विल में लिखा गया था। ठीक है, थर्ड इज टॉकिंग अबाउट कि जो हिंदू विडो है वो भी अपने माइनर चाइल्ड के लिए अपॉइंट कर सकती है गार्डियन। ठीक है, एंड जो हिंदू मदर है जिसका जो फादर है वो डिसएंटाइटल्ड हो चुका है किसी भी गार्डियन को अपॉइंट करने के लिए, तो उस केस में भी जो हिंदू मदर है वो अपॉइंट कर सकती है अपनी विल में। ठीक है, फोर्थ इज टॉकिंग अबाउट कि जो हिंदू मदर है अगर किस केस में, यहाँ पर इलेजिटिमेट बच्चों का केस आ जाता है, तो जहां पर इलेजिटिमेट माइनर चिल्ड्रन है वहां पर हिंदू मदर जो है वो अपॉइंट कर सकती है गार्डियन। ठीक है, एंड फिफ्थ इज टॉकिंग अबाउट जो गार्डियन है वो सिर्फ तभी अपने राइट्स को एक्सरसाइज करेगा जब फादर या फिर मदर की डेथ हो जाती है। किस हद तक? सिर्फ उस हद तक जहां पर या तो एक्ट में दिया गया है या फिर विल में गिवन था। ठीक है, सिक्स्थ इज टॉकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ द गार्डियन जो है वो खत्म हो जाएंगे। कब खत्म हो जाएंगे? अगर माइनर बच्ची थी और उसकी शादी हो चुकी है अब बड़े होके, तो उस केस में गार्डियन का जो राइट है वो खत्म हो जाएगा। फाइन, आई थिंक रिवाइज हो गया हमारा ये सेक्शन। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन 10। सो गाइज दिस इज द लास्ट स्लाइड। हमारा ये एक्ट बहुत जल्दी खत्म हो गया है ना। 10th is talking about incapacity of the minor to act as guardian of the property। यानी कि a minor shall be incompetent to act as a guardian of the property of any minor। अब यहाँ पर हम किसी माइनर को ही माइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते। Why? Because दोनों ही तो बच्चे हैं, कुछ नहीं समझ आता।
18 साल से कम के हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, तो इसलिए हम एक बच्चे को दूसरे बच्चे की प्रॉपर्टी की या उसके पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते, ठीक है। Okay, so now moving on to our next section, which is section 11, which is talking about de facto guardian not to deal with minors property, ठीक है। अब डी फैक्टो गार्डियन कौन होता है ये सबसे पहले समझ लेते हैं। डी फैक्टो गार्डियन वो होता है जिसको लीगली अपॉइंट नहीं किया जाता है, लेकिन वो खुद ही बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी के मदर और फादर दोनों की डेथ हो चुकी है, तो उस केस में काफी बार ऐसा देखा गया है कि परिवार वाले बिना किसी लीगल अथॉरिटी को लिए या फिर बिना किसी अडॉप्शन पेपर्स को फाइल किए हुए वो बच्चे को अपने साथ रख लेते हैं और उसकी पूरी केयर करते हैं। तो उस केस में हम उनको डी फैक्टो गार्डियन बोलेंगे, बिकॉज दे आर नॉट अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। ओके, सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मेयरली ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज और हर बीइंग द डी फैक्टो गार्डियन ऑफ द माइनर, उनको राइट नहीं है माइनर की प्रॉपर्टी के साथ डील करने का। वाई? बिकॉज दे आर नॉट अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, तो उनको अथॉरिटी भी नहीं है, ठीक है। Now moving on to our next section, which is section 12, which talks about guardian not to be appointed for the minor's undivided interest in the joint family property. Okay, the property is under the management of an adult member of the family. No guardian shall be appointed for the minor in respect of such undivided interest. ठीक है, अब यहाँ पर दो इंटरेस्ट होते हैं माइनर के। एक तो वो जो कि उसके खुद के पेरेंट्स के होंगे, ठीक है, यानी कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की जहां पर हम बात करेंगे तो वो उसके पेरेंट्स के होंगे। वो तो बात अलग हो गई, उसको तो आप छोड़ दीजिए, वो तो माइनर की ही प्रॉपर्टी है उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद। लेकिन जो अनडिवाइडेड यानी कि वो जो बच्चा है उसकी जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी थी उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए वो जो प्रॉपर्टी इट इज नॉट डिवाइडेड, वहां पर अभी कोई पार्टीशन या फिर कुछ भी डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी और ऑफ द पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी नहीं हुआ है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम कोई गार्डियन अपॉइंट नहीं करेंगे। वाई? क्योंकि हो सकता है कि वो उसी फैमिली के किसी एडल्ट मेंबर की देख रेख में हो, ठीक है। Provided that the High Court may appoint a guardian in respect of such interest. सिर्फ और सिर्फ जब हाई कोर्ट को ऐसा लगेगा कि एक गार्डियन अपॉइंट करना चाहिए फॉर द माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, सिर्फ तभी हम एक गार्डियन को अपॉइंट करेंगे। अदरवाइज जो मान लीजिए करता है या फिर जो भी एडल्ट मेंबर है जो कि सारे अनडिवाइडेड इंटरेस्ट की केयर कर रहा है, उसी को हम संभालने देंगे प्रॉपर्टी को। ओके, so now coming on to our last section of the day, which is welfare of the minor to be at the paramount consideration. So this is the whole basis of this act. This is the reason why this act was enacted, because we want to create a society for the child, for the welfare of the child, where the child feels safe. And यहाँ पर हम बात कर रहे हैं द अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन एज गार्डियन ऑफ द हिंदू माइनर बाय द कोर्ट, ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर चाइल्ड। पहली बात, हम एक हिंदू माइनर को गार्डियन दे ही क्यों रहे हैं? ताकि हम उस बच्चे का अच्छे से पालन पोषण कर सके, ठीक है। सो वहां पर उस बच्चे का जो वेलफेयर है इट इज एट द पैरामाउंट इंटरेस्ट, ठीक है, कंसिडरेशन, सॉरी। Second is talking about no person shall be entitled to the guardianship in under this act or any other by the other act if the court is of the opinion that his or her guardianship will not be for the welfare of the minor child. Okay, मान लीजिए कि परिवार में कोई एक पर्सन है जो कह रहा है कि मैं इस बच्चे की गार्डियनशिप लेने को तैयार हूँ, या फिर कोई भी पर्सन बोल रहा है, या फिर मान लीजिए विल में लिखा है ऐसा कि इस पर्सन को मेरे बच्चे की गार्डियनशिप दे दी जाए, लेकिन वहां पर कोर्ट को पता चलता है कि वो जो पर्सन है ही इज और शी इज ऑफ बैड कैरेक्टर, या फिर उनका पास्ट हिस्ट्री बच्चों के साथ लेकर नहीं सही रहा है, या फिर उनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो उस बच्चे का पालन पोषण ठीक से कर सकें, तो वहां पर
कोर्ट जो है उसको गार्डियन नहीं अपॉइंट करेगी, ठीक है। सो आई थिंक वी आर डन विद दिस एक्ट नाउ एंड आई होप you guys have a clear mind about this act now, ठीक है। if you guys have any problem तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं फिर से आपको रिपीट करके बता दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको ये चार्ट्स चाहिए तो आप प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आप लोगों को टेलीग्राम के थ्रू अपना चैनल बता दूंगी एंड देन आई विल शेयर द PPT with you. Okay, so thank you so much guys for giving me so much love, and I really hope you like my videos, and I really hope that I'm helping you in your law journey or judiciary journey, whatever it may be. But I think our prime motive should be to understand all the acts and learn and gain more experience about all these acts, because that is what law is about. Okay, so thank you so much and have a great time. Kindly like, share and subscribe to my channel. Thank you.